गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग जूझ पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक अपनी माँ के साथ कहाँ जाते हैं। दत्ताजी राव के पास जाते हैं और उनसे अपने दादा को समझाने के लिए कहते हैं। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 23। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। कौन कहता है? दत्ताजी राव देसाई कहते हैं। किसको? लेखक को। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। ये दत्ताजी राव देसाई कह रहे हैं कि मैं तेरे पिता को, जब तेरे पिता को बुलाऊंगा, जैसे वो घर आएगा तू मेरे पास भेज देना और कुछ देर बाद तुम भी चले आना, और उसके सामने ही मैं तुझसे कुछ पूछूंगा तो तू डरना मत, ठीक ठीक जवाब देना। लेखक क्या कहते हैं? नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत में आ जाने पर जरा इधर भेज देना, यानी जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना, यानी जाओ जाकर मिलकर आओ। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। लेखक की माँ ने क्या कहा कि मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों रे? क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूं, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ गया। जी बोलकर लेखक बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी पढ़ाई है रे? कौन सी में पढ़ता है रे तू? माफ कीजिएगा, कौन सी में पढ़ता है रे तू? पूछ रहे हैं। जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। यानी पहले मैं 5वीं जमात में पढ़ता था, अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मल्ला खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया कि तू अपने ही जीवन में रम गया है, अपने ही स्वार्थ में लीन हो गया और तू अपने और अपने परिवार की के जीवन को नष्ट कर रहा है, अपने बेटे की जिंदगी को नष्ट कर रहा है और खुले हुए सांड की तरह घूम रहा है। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रह, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए इसका ध्यान, यानी तेरा ये वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए, इस बात का तू पूरा ध्यान रखना। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधे चला इधर, यानी अगर तेरे दादा ने पढ़ाई में बाधा डाला तो तू क्या करेगा? सीधे मेरे पास चले आना। सुबह शाम को जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना, यानी सुबह शाम को तू काम करना और बीच में पाठशाला चले जाना। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह व्यवहार करता है। वो उसके दादा को डांट रहे हैं कि लगता है इसके पास बहुत बच्चे हो गए हैं जो सब पर ध्यान नहीं दे पा रहा है और तेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। मैंने मना कब किया है?
इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई है, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नज़रों के सामने रख लिया है। उसके पिता फिर से कुतर्क दे रहे हैं, उसके दादा फिर से कुतर्क दे रहे हैं कि मैं इसको पढ़ाई से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े गलत आदत में पड़ गया, इसलिए स्कूल से हटाकर अपने नज़रों के सामने रखता हूँ। ये कुतर्क दे रहे हैं। कैसी आदतें, अब बताओ कि कौन सी आदतें गलत सलत आ गई हैं। चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। यानी इतने तरह के इसमें बुरे आचरण आ गए, बुरी चीज़ें आ गई हैं, इसलिए मैंने इसको पढ़ाई छुड़ाकर अपने सामने रख लिया है। क्यों रे छोकरे, दत्ता जी राव क्या कहते हैं, क्यों रे छोकरे, तू ऐसी आदतें रखता है, इस तरह के बुरे काम करता है। नहीं जी, लेखक क्या करें, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हूँ। कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ के कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। यानी जिस तरीके से दादा झूठ सच मिला के मेरे ऊपर हल्ला बोल रहे हैं, मैंने भी झूठ वूठ जोड़कर क्या किया, उन्हीं का वार लौटा दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है ना कभी, यानी कभी तू फेल तो नहीं हुआ है ना। नहीं जी, पाठशाला जाना ये बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। यानी पढ़ने ही नहीं जाऊँगा, पाठशाला ही नहीं जाऊँगा तो फेल ना पास होने की कोई बात ही नहीं आती। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। दत्ता जी राव क्या बोल रहे हैं कि तू अब घर जा और कल से सवेरे से पढ़ाई करने जाना स्कूल। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ। यानी बच्चा है, नियंत्रण रखो, पर इतना भी नहीं कि वह इसको दूसरे रूप में ले ले, अर्थात गलत रास्ते पर जाए। तो थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, ये नहीं कि पूरी तरीके से लगाम को कस के पकड़ के रखना चाहिए। घोड़े को हम लोग जब घोड़े को भी चलाते हैं तो लगाम को ढील देकर ही रखते हैं, जब घोड़ा गलत रास्ते पर जाने लगता है तब लगाम को खींचते हैं। तो उसी तरह बच्चों को भी अपने नज़रों के सामने रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो गलत पथ पर ना जा सके। यही दत्ता जी राव कह रहे हैं कि कभी कभी चला गया तो कोई बुरी बात नहीं है। एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद करा देना है क्या। यानी अगर वो एक बार कभी सिनेमा चला गया एक आध बार या खेलने लगा तो उसका पढ़ाई बंद करा देना ठीक नहीं है। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। देखने में एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था, यानी दत्ता जी राव के सामने उसका कोई बस चलने वाला नहीं था, तो मन मार के बोल दिया, ठीक है चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, एक आध बरस जाता है, देखते हैं कुछ बदलाव होता है कि नहीं। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे, मंजूर है का। यानी ये सारी शर्तें लाद दी गई, टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए गए कि ये करना है, मंजूर हो तो बोलो। वहाँ पर तो बोले हाँ ठीक है पड़ेगा, और यहाँ पर आकर टर्म्स एंड कंडीशन यानी शर्तें लागू। इन शर्तों को ध्यान में रख के मद्देनजर रखते ही तुम्हें पढ़ना होगा। हाउ, खेत में काम, लेखक ने क्या, हाँ ठीक है, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है, यानी वो जिस तरह से बोल रहे हैं उसके दादा, उसी तरह ये भी बोल रहा है। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। ये सारी मेरी बातें अगर मंजूर हो तो फिर पढ़ाई लिखाई पढ़ने जा सकते हो, वरना
पढ़ने का कोई काम नहीं है। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि तुझे नहीं तुझे। यानी अगर तू खेतों पे काम पे नहीं आया ना, जहाँ मिलेगा गांव में वहीं पर तुझे मारूंगा। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है। बिला बालिस्टर नहीं होने वाले, बैरिस्टर। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। तो उसके पिता ये सारी बातें कह रहे हैं कि मेरी सारी बातें अगर मंजूर है तो पढ़ने जा, काम करना ही पड़ेगा। अगर काम में ढिलाई दी तो पढ़ाई बंद, और अगर काम छोड़ के तू इधर उधर खेलता नजर आया तो फिर वहीं पे पीटूंगा। तो ये सारी चीज़ें अगर मंजूर है तो बोल। टिगर ने कहा हाँ ठीक है, चलिए क्या करेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई के लिए तो सब कुछ सहना ही पड़ेगा ना। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में बाकी भाग पढ़ेंगे।